आज हम लोग फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है? इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। यदि लॉन्ग टाइप आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा? डिफाइंड किरचॉफ लॉ एंड with the help of Kirchhoff law you have to find out the expression otherwise derivation of Bailens Wheatstone bridge। ये आ सकता है लॉन्ग टाइप में। किरचॉफ लॉ को डिफाइन करना है और किरचॉफ लॉ की मदद से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होता है, P by Q is equal to R by S, इसको डेराइव करना है। ये लॉन्ग टाइप में आ सकता है। यदि शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या इससे आ सकता है क्वेश्चन? डिफाइंड किरचॉफ लॉ, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। या फिर इससे जैसे किरचॉफ लॉ में फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, 2 लॉज है, तो आ सकता है डिफाइंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या व्हाट डू यू मीन बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को डिफाइन करना है, या दोनों लॉज पूछा जा सकता है। या शॉर्ट टाइप और क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या नेसेसरी कंडीशन है, उस कंडीशन को लिखना है। ये भी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी रिपीट करता है ये क्वेश्चन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा किरचॉफ लॉ। अंडरस्टूड? तो हम लोग समझते हैं पहले किरचॉफ लॉ क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ जो है एक फिजिसिस्ट साइंटिस्ट का नेम है किरचॉफ, ठीक है। उसके द्वारा जो लॉ दिया गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही उसके द्वारा जो लॉ दिया गया है उसको किरचॉफ लॉ कहते हैं। क्या है लॉ, पहले समझते हैं। 2 लॉज हैं, पहले फर्स्ट लॉ को देखते हैं। देखिए 2 मेथड है। एक क्या है कि आप पहले डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसके बाद फिर समझिए। दूसरा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में, उसके बाद डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्या है किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है। तो देखिए फर्स्ट लॉ, चलिए एक डायग्राम को देखिए। ये क्या बनाए हैं? तो ये है रेसिस्टर, यानी एक वायर, ठीक है, एक रेसिस्टर। जैसे वायर जब आप पोल के पास देखिएगा, पोल, ठीक है, तो पोल में क्या होता है, बहुत सारा तार जुड़ा हुआ रहता है। कुछ तार जो है, कुछ वायर जो है वो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से कुछ वायर आ रहा है। कुछ हम लोग डोमेस्टिक यूज में घर में कुछ वायर लेते हैं, कुछ ऑफिस में चले गया। तो एक पोल से बहुत सारा वायर अलग अलग डायरेक्शन में खींचा जाता है। पोल में ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है और ये अलग अलग डायरेक्शन में करंट बट जा रहा है। तो अब बताइए पोल पे कितना करंट रहेगा? पोल पे कितना करंट रहेगा? जितना आएगा वो टोटल बट जाएगा। पोल पे जो करंट का सम होगा, टोटल सम, वो 0 होगा। अंडरस्टूड? पोल को कह सकते हैं जंक्शन, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है ना, टर्मिनल जिसको कहते हैं, यहां पे भी टर्म आएगा जंक्शन और टर्मिनल। जैसे रेलवे का जो टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल से अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे जो पोल हो गया, पोल को समझिए जंक्शन। इस जंक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम, वो 0 होगा। यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ।
अंडरस्टूड। अब देखिए, सपोज दैट ये कोई जंक्शन है, ठीक है, टर्मिनल इसको कह सकते हैं। इस टर्मिनल में एक वायर इधर से जुड़ा हुआ है, इससे I1 करंट आ रहा है, सेकेंड वायर से I2 करंट आ रहा है, थर्ड वायर है, सपोज दैट इससे करंट जा रहा हो सकता है, I3 करंट इससे पास हो रहा है, पोल से एक करंट हम लोग खींच के ले जा रहे हैं, इससे I4 करंट जा रहा है अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन में जो करंट का सम होगा यानी जोड़ होगा वो कितना होना चाहिए, 0। अंडरस्टूड। करंट का जो सम होगा कितना होना चाहिए, 0। दैट मीन्स I1 जब करंट टर्मिनल की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, और टर्मिनल से दूर जा रहा है, जैसे टर्मिनल से I3 दूर जा रहा है, इसमें माइनस लेना है। अंडरस्टूड। I1 क्या हो जाएगा, प्लस I2। देखिए I2 टर्मिनल की ओर जा रहा है ना, यहां पे जा रहा है, मिल रहा है, I2 प्लस I3 को देखिएगा, I3 इससे दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, मतलब माइनस I3 माइनस। अंडरस्टूड। I4 भी देखिए, I4 टर्मिनल से दूर जा रहा है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है ना कि टर्मिनल से इधर जा रहा है, तो माइनस I4, ठीक है। ये कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अंडरस्टूड। यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, यदि आप स्टेटमेंट अब लिखना चाहें यहां से तो लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम, दैट मीन्स बीजगणितीय योग। जब आप अलजेब्रिक सम वर्ड देख रहे हैं, अलजेब्रिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सीधा है, यहां पे वेक्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि करंट में डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए वेक्टर का साइन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए लिखे द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क कह सकते हैं, टर्मिनल कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं, कुछ भी, ऑन द टर्मिनल, टर्मिनल भी कहिए, should be equal to 0। यही आ गया डेफिनेशन। क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट का टोटल जो जोड़ होगा, टोटल सम होगा, वो कितना होना चाहिए, 0। अंडरस्टूड। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और डिराइव करते हैं, आपको और एक बात समझ में आएगा। यहां से देखिए I1 प्लस I2, ठीक है। अब जो माइनस है, माइनस वाले को RHS में लेके जाते हैं, तो माइनस I3 प्लस का I3 हो जाएगा, LHS से RHS में चेंज हुआ, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से और एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ये दोनों आ रहा है, किसके इक्वल है, I3 और I4, I3 प्लस I4, ये जा रहा है, तो जितना करंट आया उतना ही करंट चले गया, ठीक है। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, दोनों बराबर है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट जितना आ रहा है और आउटपुट दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए एक कंडीशन क्या होता है
कि यदि अलग अलग डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो एक मिनिमम वायर होना चाहिए जो आउटपुट हो, एक मिनिमम वायर होना चाहिए। 3 वायर सपोज दैट आने वाला यदि जोड़ दिए, एक वायर कम से कम होना चाहिए जो आउटपुट में जाए। तो जितना तीनों से करंट आएगा ना, एक से उतना करंट बाहर चले जाएगा। सपोज दैट 3 वायर से 5 एम्पियर का करंट आया, एक अकेला वायर 5 एम्पियर का करंट को खींच के बाहर कर देगा। और जंक्शन में यानी पोल में, जंक्शन यानी पोल में टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 5 आया, 5 चला गया, 0। कितना बता? 0। तो यही है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको KVL भी कहते हैं। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को KVL भी कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट में क्या कोई रिलेशन है? वोल्टेज यानी विभव, पोटेंशियल जिसको कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में क्या आपने कोई रिलेशन पढ़ा है कभी? आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए तो याद आ रहा है कुछ? क्लास 10th से थोड़ा सा रिलेट कीजिए। तो क्लास 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था ओम्स लॉ, पढ़ा था ना? ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम नमः शिवाय, यही है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला क्या आता था? V इज इक्वल टू आई आर आता था ना? V इज इक्वल टू आई आर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही है ओम्स लॉ। फॉर्मूला क्या आता था? V इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ओम्स लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। ओम्स लॉ को ही लिखा गया है किरचॉफ सेकंड लॉ में। ठीक है, कुछ तो अलग होगा, लेकिन क्या अलग होगा देखते हैं हम लोग। ये भी किसके लिए आया है? भी ओम्स लॉ में किसके लिए आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, विभवांतर के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस। आई किसके लिए आता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बीच में इनटू है तो इनटू लिखिए। आर किसके लिए आता है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यदि हम लोग एक सेल की बात करेंगे, सेल को जुड़ने के बाद बनता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल। यही पोटेंशियल यदि एक सेल में बात करिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का नेम चेंज हो जाता है केवल, और उसका नेम क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस का नेम हो जाता है EMF।
अब आपसे पूछेंगे ईएमएफ क्या है, तो सेल का पोटेंशियल है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस, क्या है अंतर, तो करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे पानी जब बहता है, जब वाटर फ्लो करता है, बराबर जमीन रहेगा तो वाटर फ्लो करेगा, एक तरफ थोड़ा सा ढलान होना चाहिए और एक तरफ ऊंचा होना चाहिए, तब वाटर इजीली फ्लो करेगा ना, ऊपर से नीचे, मतलब कुछ डिफरेंस है ना, नहीं, या इधर पानी ज्यादा होगा इधर पानी कम होगा तब फ्लो करेगा, तो एक डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए, बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस नहीं हो, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे सपोज दैट यहां पे भी जितना पानी है यहां पे दोनों बराबर है, तो क्या पानी किधर भी जाएगा? नहीं जाएगा। अब एक थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और एक ऊपर, घटा करके पानी नीचे चले जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, तो करंट में भी यही होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, हमेशा यही होता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे ज्यादा जान रहा हूं, तब तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो नॉलेज भी हाइयर टू लोअर फ्लो कर रहा है, नहीं, नॉलेज हाइयर टू लोअर फ्लो कर रहा है। इसी तरह से पोटेंशियल भी हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पे। क्या है किरचॉफ सेकंड लॉ? तो जैसे अभी ओम्स लॉ आप लोग पता होगा, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का ही नेम चेंज हो जाता है सेल में, और नेम क्या रखते हैं उसको? ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ के, इसको फोर्स लिखा हुआ है तो फोर्स नहीं समझिएगा, है ये पोटेंशियल ही। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। उसी तरह से ईएमएफ का भी एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नेम हो गया ईएमएफ। अंडरस्टूड? ईएमएफ इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? केवल नेम चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ नेम चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट बीच में इनटू है तो इनटू, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ को कैपिटल ई से इंडिकेट कर दीजिए, या स्मॉल ई से भी करते हैं। ईएमएफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई इंटू रेजिस्टेंस आर। यही हो गया किरचॉफ सेकंड लॉ का, यहां से डेफिनेशन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF of the circuit is equal to
EMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस। EMF यहीं से डेफिनेशन निकाल रहे हैं। EMF ऑफ द सर्किट ऑफ द सेल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट अंडरस्टूड। क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ दैट मीन्स टोटल समेशन लिखिए, ये सिग्मा मतलब हो गया समेशन, ईएमएफ को ई लिखिए। क्या डाउट है? इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, तो ये भी टोटल सम ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई और रेसिस्टेंस आर। क्या डाउट है? ये जो है ये सम है, सम मतलब जोड़, टोटल जो जोड़ हो। अंडरस्टूड? यहां से ये फॉर्मूला आ गया। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी आ सकता है या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ। कहीं डाउट है इसमें? डन। किरचॉफ सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, किरचॉफ सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अंडरस्टूड? आइए अब हम लोग किरचॉफ लॉ की मदद से व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे।